नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे आज बड़ी खबरों में। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले भीड़ इकट्ठा करने से कानून नहीं बदलते, बताएं इन कानूनों में किसानों के लिए क्या है खिलाफ हों। अगली बड़ी खबर में बात करेंगे पांडुचेरी में गिरी कांग्रेस सरकार, अब राष्ट्रपति शासन या भाजपा बनाएगी सरकार, जानिए सब कुछ क्या है मामला। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे असम में बोले पीएम मोदी पिछली सरकार से दिसपुर को दूर माना, अब दिल्ली आपके दरवाजे पर खड़ी है। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे मजदूरों को घंटे के हिसाब से पेमेंट है, योगी सरकार की 10 बड़ी घोषणाएं हो गई हैं लागू। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मायावती को झटका, बसपा छोड़ सपा में शामिल हुए आधा दर्जन से ज्यादा नेता। वहीं अगली बड़ी खबर में बताएंगे किसानों के आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने जल्द गुजरात जाऊंगा, राकेश टिकैत का बड़ा बयान। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर को। दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले भीड़ इकट्ठा करने से कानून नहीं बदलते, बताएं इन कानूनों में किसानों के खिलाफ क्या है। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताते हैं। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को कहा कि भीड़ इकट्ठा करने से कानून नहीं बदलते। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन बताए कि इन कानूनों में किसानों के खिलाफ क्या है और सरकार इसमें संशोधन करने के लिए तैयार है। तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार संवेदनशीलता के साथ किसान संगठनों से 12 दौर की बातचीत कर चुकी है, लेकिन बातचीत का निर्णय तब होता है जब आपत्ति बताई जाती है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि सीधा कानून हटा दो, ऐसा नहीं होता कि कोई भी भीड़ इकट्ठा हो जाए और कानून हट जाए। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान संगठन बताए कि नए कानूनों में किसान के खिलाफ क्या है, लेकिन भीड़ एकत्र करने से कानून नहीं बदलता। तोमर ने कहा कि किसान संगठन यह तो बताए कि आखिर कौन से प्रावधान है जो किसानों के खिलाफ है, इसे सरकार समझने के लिए तैयार है और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि किसान के हितों के मुद्दे पर सरकार आज भी संशोधन करने को तैयार है। इस बारे में तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं, लेकिन किसानों को अभी तक कोई भी समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। पांडुचेरी में गिरी कांग्रेस सरकार, अब राष्ट्रपति शासन या भाजपा बनाएगी सरकार। दोस्तों, बताते हैं हम आपको दक्षिण भारत के इकलौते केंद्र शासित राज्य पांडुचेरी की सत्ता सोमवार को कांग्रेस से हाथ से चली गई। राज्य में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद नारायणसामी की सरकार अल्पमत में आ गई और कांग्रेस डीएमके के गठबंधन वाली सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राजनिवास जाकर उपराज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन को अपना इस्तीफा सौंप दिया और मंत्रियों के साथ उपराज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने उन्हें शाम 5 बजे तक बहुमत साबित करने के लिए कहा था। वहीं स्पीकर ने घोषणा की कि विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। यह देखना है कि राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है या विपक्ष सरकार अपने बनाने में दावा का पेश कर रही है कि वो साबित हो जाता है या नहीं। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। असम में बोले पीएम मोदी पिछली सरकार ने दिसपुर को दूर माना, अब दिल्ली आपके दरवाजे पर खड़ी है। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को चुनावी राज्य असम में गए, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। पीएम ने कहा कि असम की बीजेपी सरकार ने यहां सभी अधूरे कामों को तेजी से पूरा करवाया और वंचित जगहों पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि असम के पास सब कुछ है जो यहाँ के नागरिक के बेहतर जीवन के लिए जरूरत है। इसकी विकास का जो डबल इंजन उसे मजबूत किया जाए और इसका मौका आ रहा है। असम के लोगों के आशीर्वाद से असम के विकास में और तेजी आएगी। पीएम ने पिछले सरकार का आरोप लगाते हुए कहा कि आज़ादी के बाद दशकों से देश पर राज ग्वाले में दिसपुर की दिल्ली से दूर मना लिया है और दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली आपके दरवाजे पर खड़ी है। पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार के मंत्रियों का यहाँ भेजा गया ताकि वो आपकी ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए काम करें। समझे, मैं भी आता रहूं ताकि आपकी विकास में सहभागी बन सकूं। दोस्तों, बताते हैं सरकार ने यहाँ भी किसान के लिए उठाए गए सरकार के कदमों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र आशीर्वाद से इस क्षेत्र की जमीन बहुत ही उपजाऊ रही है। यहाँ के किसान अपने सामर्थ्य को बढ़ा सके, उन्हें खेती की आधुनिक सुविधाएं मिल सके, उनकी आय बढ़ सके, इसलिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। पीएम ने कहा कि चाहे किसानों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर करना हो या उन्हें अच्छे बीज देना हो, सरकार उनकी हर जरूरत को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी बजट 2021 मजदूरों को घंटे के हिसाब से पेमेंट है, योगी सरकार ने बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताते हैं। योगी सरकार का बजट आज पेश हो रहा है। आपने बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि महिला सामर्थ्य नाम से नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। वित्त ने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने 40 लाख प्रवासियों को उनके घर तक पहुँचाया। इतना ही नहीं, कोटा में फंसे 12,000 छात्रों को वापस लेकर आए। प्रयागराज से भी प्रतियोगी छात्रा उनके घर तक पहुँचाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन, रोजगार के साथ साथ प्रदेश की जनता को मूलभूत सुविधाएं और त्वरित अन्य उपलब्ध करना हमारी प्राथमिकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि वो 10 बड़ी घोषणाएं क्या है। अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़, जेवर एयरपोर्ट के लिए 200 करोड़, चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट के लिए 2021 में सक्रिय हो जाएगा। पीजीआई में नई लैब की स्थापना की जाएगी। 9 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इसके लिए 1950 करोड़ की व्यवस्था की जा रही है। आरोग्य जल योजना के लिए 22 करोड़, स्वच्छ के लिए 2031 करोड़
रुपए की व्यवस्था और जल जीवन मिशन के लिए 15,000 करोड़ की व्यवस्था की गई। पीजीआई में नई लैब की स्थापना की जाएगी। 9 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इनके लिए 1950 करोड़ की व्यवस्था की जा रही है। वाराणसी के गोकुल धाम की स्थापना होगी। सभी मंडलों में अटल आवासीय स्कूल खोले जाएंगे। मजदूरों को घंटे के हिसाब से पेमेंट दिया जाएगा। किसानों को सस्ता लोन के लिए 400 करोड़। बेसहारा पशुओं के लिए बजट दिया गया। 2021-2022 का कुल बजट 5,50,270 करोड़ का है। 2020-21 में बजट 5,12,00,000 करोड़ रुपए का था। वस्त्र उद्योग सेक्टर में 25,000 को रोजगार देने का निर्णय लिया गया। दोस्तों बताते हैं हम आपको, पूर्वांचल क्षेत्र में विकास को 300 करोड़ और बुंदेलखंड विकास की निधि के लिए 210 करोड़ दिया गया है। विधायकों को तोहफा इस बार नियमित निधि के अलावा भी 2,000 करोड़ अतिरिक्त मिल चुका है। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, किसानों के आंदोलन के समर्थन जुटाने जल्द गुजरात जाऊंगा, राकेश टिकैत का यह बयान आया। दोस्तों हम आपको बताते हैं, किसान नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि वह केंद्र के विवादित कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के लिए समर्थन मांगने के वास्ते जल्द गुजरात का दौरा करेंगे। टिकैत ने यह टिप्पणी दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर गाजीपुर में गुजरात और महाराष्ट्र के एक समूह में मुलाकात के दौरान की। टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर नवंबर से डेरा डाले हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दावा किया कि किसान अपनी कृषि उपज का कोई हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि नए कानून केवल कारपोरेट का पक्ष लेंगे। एक उदाहरण बताते हुए उन्होंने कहा कि गांव में दूध की कीमत करीब 20 से 22 रुपए प्रति लीटर होती है, लेकिन जब वो बड़ी व्यापारी कंपनियों के जरिए शहरों में पहुंचता है तो उसकी कीमत 50 रुपए प्रति लीटर अधिक हो जाती है। बेक्यू की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक टिकैत ने कहा कि बड़े व्यापारी घराने खाद्यान्न का भंडार करने के लिए बड़े बड़े गोदाम बना रहे हैं और बाजार में खाद्यान्न की कमी होने पर इसे अपने पसंद की कीमतों पर भी बेच रहे हैं। टिकैत ने कहा, हम ऐसी स्थिति नहीं होने देंगे। हम सिर्फ इसे लेकर चिंतित है और हम ये नहीं होने देंगे कि इस देश की फसल को कारपोरेट नियंत्रित करे। गुजरात के गांधी धाम में आए समूह में टिकैत को चरखा भेंट किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने ब्रिटिश को भारत से भगाने के लिए चरखा का इस्तेमाल किया। अब हम इस चरखे का इस्तेमाल करके कारपोरेटेड को भगाएंगे। हम जल्द ही गुजरात जाएंगे और नए कानूनों को रद्द करने के लिए किसानों के प्रदर्शन के वास्ते समर्थन भी जुटाएंगे। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, मायावती को झटका, बसपा छोड़ सपा में शामिल हुए आधा दर्जन से ज्यादा नेता। देखें बताते हैं हम आपको पूरी खबर। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दल बदलने का दौर शुरू हो गया है। रविवार को मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ फिरोजाबाद के आधे दर्जन से अधिक प्रमुख नेता ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में बसपा के नेता सपा में शामिल हो गए। उन्होंने समाजवादी पार्टी की नीतियों और अखिलेश यादव के नेतृत्व में आस्था जताते हुए 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने का संकल्प जताया है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी मौजूद रहे। दोस्तों बताते हैं हम आपको, समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वालों में राकेश बाबू एडवोकेट, पूर्व विधायक टुंडला, प्रमोद कुमार पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष फिरोजाबाद शामिल रहे। इनके अतिरिक्त टुंडला के एक ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुजीत वाल्मीकि, पूर्व सांसद रघुनाथ वर्मा के दोहते अश्वनी वर्मा, भीकनपुर रविंदर लोधी एडवोकेट व राधे श्याम कश्यप तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष टुंडला वीरेंद्र ओझा भी बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, पंजाब 2021 को मेगा में किसान महासम्मेलन करेगी आम आदमी पार्टी। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि पंजाब में मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के आप किसान आंदोलन के समर्थन में 2021 को मेगा जिले में किसान सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। पार्टी ने सोमवार को कहा कि किसान महासम्मेलन में भाग लेने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित किया जाएगा। आप नेता ने कहा कि किसान महासम्मेलन में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और पंजाब के सभी हिस्सों के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। मीडिया को संबोधित करते हुए आप नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि काले कृषि कानून को तुरंत रद्द किया जाए। इस महासम्मेलन के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार को संदेश भेजा जाएगा कि वह तुरंत किसानों की बात माने और काले कानून को निरस्त करें। उन्होंने कहा कि आप पहली पार्टी है जिसने काले बिल कृषि कानून को संबंधित मुद्दे को उजागर किया है और बताया कि इसके परिणाम राज्य के किसानों के लिए हानिकारक होंगे। पार्टी ने पंजाब के गाँवों को सार्वजनिक बैठकों की ताकि लोगों की काले की खेती कानूनों और उसके परिणाम को बारे में बताया जा सके। आपने पंजाब के महापंचायतों के ग्राम सभा बुलाने और इन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्तावित पारित करने के लिए प्रेरित किया गया है। दोस्तों बताते हैं हम आपको, आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन का समर्थन करने वाली पहली पार्टी है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, फास्टैग मिलेगा 1 मार्च तक फ्री। NHAI सभी टोल प्लाजा पर करवा रही है उपलब्ध। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वाहन चालकों को बड़ा उपहार दिया है। NHAI ने सभी वाहनों को फास्टैग फ्री देने में घोषणा कर दी है। NHAI ने अपने एक ट्वीट में कहा कि देश के सभी 770 टोल प्लाजा पर NATC प्रोग्राम के तहत 1 मार्च 2021 तक फास्टैग को फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। NHAI ने सभी वाहनों को चालकों से अनुरोध किया कि वह तुरंत इन टोल प्लाजा से फ्री में अपना फास्टैग प्राप्त करें। डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल हाईवे
अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वाहन चालकों को फ्री में फास्टैग देने का कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत देश भर में NHAI के 770 टोल प्लाजा पर 1 मार्च तक RFID टैग मुक्त किया जाएगा और यह टैग टोल प्लाजा पर टोल शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करने में मदद करेगा। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। शिवसेना ने सामना में लिखा, पेट्रोल के शतक पार करने के बावजूद अमिताभ और अक्षय चुप क्यों हैं। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। अक्षय कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने तंज कसा। तेल और रसोई गैस की कीमतों को बढ़ोतरी के बाद शिवसेना ने सामना में एक लेख लिखकर केंद्र सरकार और अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन जैसी बॉलीवुड की हस्तियों पर कटाक्ष किया। सामना में लिखा गया कि आज पेट्रोल की कीमत शतक पार कर चुकी है और डीजल 90 के पार पहुंच चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिर रही हैं, लेकिन इसका लाभ देश की जनता को नहीं मिल रहा है। दोस्तों बताते हैं, शिवसेना ने आगे लिखा कि इस मुद्दे पर जो बोलेगा उसे देशद्रोही कहा जाएगा। यही नहीं, लेख में आगे लिखा गया कि 2014 से पहले अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे कई अभिनेताओं ने तेल की बढ़ती कीमतों पर अपनी राय रखी थी, लेकिन अब पेट्रोल की कीमत पर 100 रुपए के पार होने के बाद भी सेलिब्रिटी चुप क्यों है। यही नहीं, सामना में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और शिवसेना ने लिखा कि मोदी सरकार ने इंडियन ऑयल, ONGC, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने की योजना बनाई है। अब तेल की कीमतों में वृद्धि का ठिकारा पहले की सरकार पर फोड़ रहे हैं। दोस्तों हम आपको बताते हैं, सामना में लिखा गया कि अप्रैल 2014 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $108 से प्रति बैरल थी, लेकिन पेट्रोल की कीमत 71 रुपये और डीजल 58 रुपये प्रति लीटर मिलता था। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव 62 रुपये डॉलर से प्रति बैरल है, लेकिन पेट्रोल शतक पार कर चुका है और डीजल की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर पार कर चुकी है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। विशेष राज्य का दर्जा देने पर केंद्र की तरफ से नई पहल, सीएम नीतीश ने बताया। नीति आयोग की बैठक में क्या हुई थी बातें, दोस्तों बताते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने रविवार को कहा कि बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने पर इस बार केंद्र की तरफ से सकारात्मक पहल की गई है। हाल में प्रधानमंत्री मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नीति आयोग की हुई बैठक का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि पहले तो सिर्फ नीति आयोग की बैठक ही होती थी, लेकिन अब अच्छी बात है कि इस बार केंद्र ने 6 पॉइंट तय किए हैं जिनके आधार पर विशेष राज्य के दर्जा की दावे को परखा जाएगा। दोस्तों बताते हैं, इसके लिए केंद्र को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है, कुछ आइडिया के साथ केंद्र सरकार ने बैठक की है। इस बार कुछ तो नई पहल की गई है। मुख्य सचिवालय के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बार की तरह इसी बार भी गंभीरता से इस मुद्दे को केंद्र के सामने उठाया गया है। केंद्र ने बिहार के अधिकारियों के साथ निर्धारित किए गए 6 पॉइंट पर विस्तार से बैठक की है और अधिकारियों को इन बिंदुओं से जुड़े हुए सभी पहलू को बताने के लिए भी कहा है और इसके बाद विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा।